हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग गणित बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। जो बच्चे अब तक कम पढ़े हैं वो भी इस वीडियो में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के 2 वीडियो डाले जाएंगे। इसमें से अगर पूरा वो कंप्लीट कर लेते हैं तो उनका जो है कि अच्छा नंबर आ सकता है, और जो कम पढ़े हैं वो भी जो है कि अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो है कि पहला प्रश्न क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो क्या करना है, संख्या को ज्ञात करना है। इस तरह के प्रश्न आएंगे छोटे छोटे, जो 4 नंबर के प्रश्न में होंगे। ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना है, इसे आइए हम लोग देखते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम मानते हैं कि क्या है कि माना संख्या, देखिए माना दो संख्याएं क्रमशः x व y है। ये आप लोगों ने मान लिया। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कितना दिया है, 27 दिया है, और गुणनफल 182, गुणनफल 182 हो तो संख्या ज्ञात करना है। तो जो दिया है तो हम इसे में जो है कि देख लेते हैं क्या दिया है। दिया है संख्या का योगफल, संख्या x और y मान लिया गया है, तो संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 27। ये एक समीकरण हो गया। ठीक है। अब दूसरे जो है कि प्रश्न में जो दिया है उसको देख लेते हैं क्या दिया है, या प्रश्नानुसार कुछ भी कर सकते हैं। तो दिया है, एक में करेंगे तो किसी में प्रश्नानुसार कर देंगे। दिया है क्या, एक्स वाई का गुणनफल, x और y ये गुणनफल हो गया, बराबर कितना दिया है, 182। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो इस तरह से आप देखिए क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योगफल x प्लस वाई बराबर 27 और एक्स वाई बराबर 182। अब जो है कि हम इसमें से क्या करेंगे कि समीकरण 1 से इसको प्रक्षांतर करके समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 27 है, तो x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, x बराबर 27 माइनस वाई हो जाएगा। इस समीकरण को हम 3 मान सकते हैं, या मान लिया ये समीकरण कितना है, 3 है। अब जो है कि समीकरण जो है कि 2 आप लोगों के ऊपर पहले से दिया था 1 और 2, 1 से जो है कि हमने समीकरण 3 बना लिया। अब समीकरण 2 में जो है कि x बराबर, अब क्या लिखेंगे, x बराबर क्या निकला है, 27 माइनस वाई का मान समीकरण, कौन से समीकरण में रख देंगे, समीकरण 2 में। किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर ये सवाल एकदम जो है कि हम आप लोग को जो है कि जल्दीबाजी न करते हुए आप लोग को समझा रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए। जैसे कि इस टाइप के प्रश्न आए या ये प्रश्न आए तो आप लोग परीक्षा में हल करके अवश्य आएँ और पूरा नंबर आप लोग को मिले। तो इसमें जो है कि 27 माइनस वाई किसके जगह पर रखना है, x के जगह पर, और समीकरण 2 आपके सामने है, एक्स वाई बराबर 182। अब इसी समीकरण में जो है कि हमें x का मान क्या रख देना है, 27 माइनस वाई रख देना है। तो ये पहले हम लिख लेते हैं, एक्स वाई बराबर 182, ये समीकरण 2 है, और इसमें x के जगह पर क्या रख देना है, 27 माइनस वाई। तो इसके 27 माइनस वाई ये एक ब्रैकेट में कर लीजिए, और इंटू वाई बराबर 182। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इसका जो है कि ये ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 27 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 182, ये आ गया।
अब हम क्या करेंगे कि इस साइड में ले लेंगे सबको। अब वाई ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो है कि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और पहले हम घात 2 वाली लिखेंगे जो बड़ी घात है उसको। तो वाई स्क्वायर जो है कि, और ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 27 वाई प्लस 182। ये आपका जो है कि एक ये समीकरण मिल गया। अब इस समीकरण को हल करना है। अब इसको ये हल करना है कि इसका और इसका गुणनफल जो का गुणनफल जो आएगा वो कितने के बराबर आएगा, 27 के बराबर आ जाना चाहिए। तो इस प्रश्न में जो है कि अब 182 का कौन सा ऐसा गुणनखंड करेंगे जो इसको जो है कि 2 बराबर भागों में बांट देगा, इसके बराबर 0 आ जाएगा ये। तो ये समीकरण आपका जो है कि, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 182 को 2 भागों में बांट दे सकते हैं। 2 भागों में 13 और 14 के रूप में हम जो है कि यहाँ आप लोग को दिखा दे रहे हैं। 13 और 14 का गुणा करेंगे, 14 × 42 और 14 कम 14 4 18, ये 13 और 14 के रूप में ये मिल जाएगा। और ये -27 आना चाहिए तो दोनों माइनस ले लेंगे तो ये +82 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर -14 वाई -13 वाई, ये देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो ये -27 आ जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि या समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछिएगा। तो ये जो है कि इसका गुणनखंड ऐसा करना है कि जो क्या आ जाए, 182 आ जाए गुणनखंड करने पर, और दोनों को जोड़ने पर -27 आ जाए। तो ये देखिए -14 -13 जोड़ेंगे तो -27 हो जाएगा, और -13 और -14 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 182 हो जाएगा। +182 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा आपको, यहाँ से आपको कॉमन मिलेगा y। तो यहाँ से हम उन्हें y कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, y -14, और यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, -13 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, y -14 बराबर 0। अब दोनों समीकरणों को जो है कि ब्रैकेट में सेम है तो ये आपका गुणनखंड सही है। अब जो है कि एक क्वेश्चन में y -14 कर लेते हैं और एक क्वेश्चन में कर लेते हैं y -13, ये आपका जो है कि बराबर 0। अब एक का जो है कि बराबर 0 कर लेते हैं तो y -14 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 14। ये 14 माइनस इधर है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दूसरा में कर सकते हैं, ये y -13 बराबर 0, तो y बराबर ये माइनस इधर है इधर जाएगा तो 13 हो जाएगा। तो ये मान अगर हम समीकरण किसी में भी रखेंगे तो x का भी मान यही आएगा। तो दोनों संख्याओं का कितनी संख्या आ गई, दोनों संख्याएं, दो संख्याएं 13 14 हो गई। अब सवाल में देखिएगा क्या कह रहा है कि जिनका योगफल अगर 1 में रखते हैं तो 13 और 14 रखेंगे तो 27 आ जाएगा, जो समीकरण को संतुष्ट करता है। सवाल में दिए गए जो है कि नियमानुसार को फॉलो करता है। और जब गुणा करते हैं 13 और 14 का गुणा करते हैं तो 182 के बराबर भी आ जाता है। तो x का भी मान रखेंगे तो x का भी मान वही 13 और 14 के रूप में आएगा। तो इस तरह से संख्याएं 13 व 14 है और यही आपका आंसर हो गया। 13 व 14 ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए सवाल को हमने जो है कि स्टेप वाइज आप लोग को अच्छी तरह से समझाया, जो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप लोग इस तरह से सवाल को प्रैक्टिस करके जाइएगा, परीक्षा में आए तो छूटे ना। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि सवाल ये आखिरी वीडियो लघुत्तरी का होगा जिसमें कि 8-10 क्वेश्चन होंगे, और उसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन का भी होगा, उसमें भी 6-7 सवाल होंगे और वो भी जो है कि अगले वीडियो में होगा। तो इस तरह से आप लोग जो है कि प्रैक्टिस करिए और ये वीडियो को देखिए, और इसमें आप लोग को जो सवाल बताया जा रहा है आप लोग के लिए वो समझ में आए, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, होप करता हूँ।
आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार, तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, फिगर बना लेते हैं और आप लोग को समझा देते हैं कि कैसे आप लोग को इसको हल करेंगे। तो देखिए, शंकु आप लोग देखे होंगे कि शंकु कैसा होता है। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा शंकु बना दे रहे हैं। ये शंकु का जो है कि ये वृत्ताकार पार्ट होता है, और इसमें क्या कह रहा है कि इसका परिधि, यानी ये जो ये दिया हुआ है, इधर थोड़ा देखिए, ये जो दिया हुआ है ये सर्कल नीचे वाला, इसका परिधि बोलते हैं, और इसमें ये सेंटर है और ये दूरी r होगा, ठीक है। और ये जो है कि ऊपर से ये क्या होगा, h होगा, ये ठीक है, ये h होगा। तो इस तरह से जो है कि हम क्या कर लिए, तो ये दिया हुआ है, ये जो पूरा ये सर्किल का नीचे का पार्ट, ये जो है कि जिसको हम परिधि बोलते हैं, तो ये पार्ट दिया है जिसको परिधि बोलते हैं, ये कितना दिया है, 24 पाई के बराबर दिया है, 24 पाई। आर हमने लिख दिया, आर नहीं होना चाहिए, इसको जो है कि आर को कटिंग करना पड़ेगा, आर को, आर नहीं होगा तो 24 पाई दिया है, लेकिन सूत्र तो पाई आर होता है, ठीक है, 2 पाई आर। अब जो है कि ये आपका जो है कि ये परिधि दिया हुआ है और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दिया हुआ है, यानी ऊर्ध्वाधर एकदम ऊंचाई दिया हुआ है। इस ऊंचाई को हमने ये h से डिनोट कर दिया। ये h कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर, और ये 24 पाई सेंटीमीटर दिया है, हमने वो गलत लिखा था। ये जो है कि इसका परिधि जो है कि 24 पाई सेंटीमीटर दिया है। अब कह रहा है कि शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए क्या दिया है, पहले दिया है सवाल में, यह वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया है, 24 पाई। ये आपका जो है कि वृत्त की परिधि दिया हुआ है, जो ये वाला पार्ट है, जो नक्शे में ये शंकु का जो वृत्तीय पार्ट है नीचे का आधार, वो दिया है 24 पाई। और इसको जो है कि हम क्या करेंगे, जो है कि वृत्त की परिधि से जो है कि इसकी तुलना करते हैं, और आर जब यहाँ से हमारा निकल जाएगा तो शंकु का आयतन का सूत्र लगा देंगे। तो इसका जो है कि वृत्त की परिधि का जो सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, 2 पाई आर बराबर कितना दिया है, 24 पाई दिया है। अब यहाँ से पाई पाई कट गया, और यहाँ से 2 से इधर, 2 इधर है तो इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए 2r बराबर 24 है, तो r बराबर क्या आ जाएगा, 24/2 बराबर 12। ये जो है कि ये जो एरिया होगा जिसको हम r से डिनोट करते हैं, r निकालना था तो r निकल गया कितना, ये जो है कि 12 सेंटीमीटर निकल गया। अब जो है कि शंकु के आयतन का आपको सूत्र जो है कि पता होगा, जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि सब लोग अगर जो है कि मेंसुरेशन में शंकु का सूत्र, बेलन का, वृत्त का, गोला का, जो है कि इन सब चीज़, घन का, घनाभ का, सबका सूत्र आपको जो है कि याद होना चाहिए, तभी सवाल लगेगा, अन्यथा सवाल नहीं लगेगा। सवाल आता हुआ भी सवाल आप सूत्र गलत प्रयोग कर देंगे तो नहीं आप कर सकते हैं। तो इसलिए जो है कि इस तरह से अब आपका आर निकल गया, और क्या दिया है, ऊंचाई भी दिया है, तो त्रिज्या आपका मिल गया, त्रिज्या बराबर 12, और ऊंचाई जो दिया है ऊर्ध्वाधर, ये दिया है h बराबर 5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर आएगा जब सब सेंटीमीटर में दिया है। तो अब जो है कि अब इसमें आप फार्मूला लगा दीजिए, और फार्मूला लगा करके सबका मान रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखिए क्या करिए कि
शंकु लिखिएगा, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका ये सूत्र होता है। अब सबके जगह पर सबका मान रख दीजिए, तो क्या रखेंगे 1/3, पाई के जगह पर क्या रख दें, पूरा का पूरा मान रख दे दीजिए, तो काटने कूटने में आपका जो है कि आसानी रहेगा। और जो इसका कैलकुलेशन करके लिख देंगे तो 22/7 गुणे आर कितना निकला है 12 गुणे 12, और क्या निकला है एच कितना है 5। अब देखिए 3 से आपका ये का कट जाएगा 12, ये 4 हो गया, ठीक है, इतना तो कट गया। अब आप इसको देखिए ये कितना हो रहा है। अब इसको जो है कि ये गुणा कर लीजिए, ऊपर का 5 के 20 और 12 गुणे करेंगे 240, यानी 22 गुणे 240/7 ये रह गया है आपका। अब इसको जो है कि आप गुणा करिए और लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर और लिख देते हैं, ये जो है कि 2200, 22 चौक 28, 22 चौक 88 और 22 दूनी 44 और 8 52, 5280/7। अब इसको जो है कि आप भाग करिए, अब भाग करके जो आएगा वो घन सेंटीमीटर में आपका ये आयतन होगा। तो देखिए भाग दीजिए, तो 52 है, ये 5 में 7 का भाग नहीं जाएगा, तो 2 अंक करेंगे, 52 हुआ, 52 में 7 से भाग करेंगे 7, 7 7 49, 3 बचा और 8 उतरा, तो 7 5 35, 38 हुआ, तो 7 5 35 और 3, और यहाँ से 0 आया 30, और 30 में फिर 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 7 से 54, और फिर जो है कि 2 बच गया, फिर दशमलव लग गया तो 20 हो गया, तो 7 दूना 14, फिर जो है कि 20 में से 14 गया 6, और जो है कि फिर कितना हो जाएगा, 6 में फिर एक 0 बढ़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 8, और 60 हो गया, तो 8 7 8 56, ये जो है कि 2 स्थान तक निकाल लिया गया, बाकी ये आगे चलता रहेगा। तो इस तरह से जो है कि शंकु का आयतन क्या हो गया। अब लिखेंगे यहाँ लास्ट में लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर 754.28 सेंटीमीटर घन, या घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर घन। तो इस तरह से ये छोटा सवाल रहा, आपको समझ में आया होगा। मैं होप करता हूँ कि जो है कि आप लोग को जो है कि ये सवाल समझ में आया होगा। हमने स्टेप वाइज आप लोग को समझा दिया फिगर के आधार पर, और फिगर आप लोग बना लेते हैं तो ये सवाल आपको और आसान लगने लगता है। तो इस तरह से ये सवाल आपका जो है कि ये आंसर हुआ। आप लोग जो है कि इसे प्रैक्टिस कीजिए। अगला सवाल है, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये निर्देशांक ज्यामिति का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। देखिए सवाल का पूछ रहा है कि बिंदु -4 6 बिंदुओं A ऋण 6 10 और B 3 ऋण 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड, देख लीजिए सवाल को पूरा आगे पीछे करना पड़ रहा है, जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी निर्देशांक ज्यामिति का ये सवाल है। आप लोगों को जो है कि ये बिंदु दे दिया है, ये क्या कह रहा है, ये बिंदु जहाँ पर विभाजन कर रही है उसका निर्देशांक है, और दूसरा ये कह रहा है कि बिंदु ए और बी, ए भी मान लीजिए कि एक रेखा है जिसका निर्देशांक यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पहले एक रेखा, ये मान लीजिए कि ये रेखा ए बी हमने खींच लिया, हमने जो है कि ऐसे ही एक रेखा खींच लिया ए बी, तो ए इसका नाम दे दिया और इसका नाम बी दे दिया। ए का निर्देशांक भी दिया है और बी का भी निर्देशांक दिया है। ए का कितना दिया है, ये देखिए -6 और कितना है 10 है। सवाल के फिगर में समझ लीजिए, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा। जल्दीबाजी ना कीजिएगा, हम एक एक पॉइंट वाइज समझा के आप लोग को बताएंगे।
ये जो है कि बी बिंदु का कितना दिया है निर्देशांक 3-8 ये दिया हुआ है। और कह रहा है कि इस पर बिंदु ऋण 4 और 6 बिंदु क्या करती है, इसको विभाजित करती है। तो यहाँ पर इस फिगर में देख लीजिए कि मान लीजिए कि ये कोई एक बिंदु है, इस बिंदु को हमने क्या मान लिया, P मान लिया, ठीक है। और इसका निर्देशांक कितना दिया है, -4 और 6 दिया है। और ये जो है कि किस अनुपात में बांटता है, हम जो है कि पढ़े हैं निर्देशांक ज्यामिति में कोई रेखा को M1 M2 में बांटता है, M1 और M2 में बांटता है। किस अनुपात में, M1 और M2 के अनुपात में ये बांटता है। अब जो है कि यहाँ पर चूंकि बिंदु दे दिया है, बिंदु निकालना होता तो हम भी यही मानते, और जब इसको किस अनुपात में विभाजित करता है तो भी हम M1 M2 माने हैं। और M1 के जगह पर हम जो है कि इस सवाल को आसान करने के लिए M1 के जगह पर हम K ले लेते हैं, K, और M2 के जगह पर 1 ले लेते हैं, जिससे कि ये सवाल लंबा ना हो, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप लोग इसे कर सके। तो आइए देखते हैं कि दो बिंदुओं के जो है कि विभाजन का सूत्र क्या होता है। दो बिंदुओं के विभाजन का सूत्र हम लिख देंगे, और पहले हम जो है कि सबका मान लिख देते हैं। ए में x1 और y1 है, और यहाँ पर x, तो जो है कि x1 बराबर कितना है, -6, x2 बराबर ये b वाला ले लेंगे, कितना है, 3 है, x2 बराबर 3 है, और M1 बराबर K लिख लिए हैं, या y1 अब लिख ले इसके आगे, y1 बराबर 10 है, y2 बराबर कितना है, -8 है, और M1 बराबर क्या हम माने हैं, K, M2 बराबर क्या है, 1, और जो है कि दिया गया बिंदु P का निर्देशांक क्या है, विभाजन बिंदु का बिंदु P विभाजित करता है, बिंदु विभाजित का जो है निर्देशांक क्या हो जाएगा, का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये -4 दिया है, तो इसको हम xy माना जाता था, तो x बराबर 4 और y बराबर, ये x बराबर -4 दिया है, इसको जो है कि हम माइनस बना लेते हैं, ये माइनस है, ये इसको जो है कि हम सही कर लेते हैं, थोड़ा रबड़ का प्रयोग कर ले। इसमें आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर दिया है x बराबर -4 और y बराबर दिया है 6। अब जो है कि हम सूत्र लगा देते हैं। सूत्र क्या होता है कि जिस बिंदु पर विभाजित करता है तो उसका जो है कि सूत्र क्या होता है, x बराबर, x बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि सूत्र लगाना है, x का दिया है हमें मान, तो क्या लगा देंगे, x बराबर M1 x2 और इसके बाद से प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, और इधर y वाला ले लेते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, y बिंदु का लेंगे तो ये M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। अब इसको आप लोग को मान रख देना है, सबका मान ऊपर आप लोग को दिया गया है, x1 x2 y1 y2 M1 M2, और x और y जो बिंदु पर ये जहाँ पर ये विभाजित कर रहा है तो उसका अनुपात पूछ रहा है, तो उस बिंदु का भी निर्देशांक हम रख देते हैं। अब देखिए x के जगह पर हम क्या रख दें, 4, x के जगह पर 4 रख दीजिए, तो ये जो है कि
बराबर कितने का आ जाएगा, देखिए m1 का मान कितना है के रख दीजिए, और x2 का मान कितना निकला है, यहाँ पर x2 का मान 3 निकला है, के गुणे 3 प्लस m2 कितना है 1 है, और x1 कितना है -6 है, बटे क्या हो जाएगा m1 m2, m1 के जगह पर k और m2 के जगह पर 1। इसी तरह से y वाला का लिख लीजिए, y का मान कितना दिया है 6, यहाँ पर -4 दिया है, x का मान -4 दिया है, और यहाँ पर जो है कि ये y के जगह पर 6 बराबर m1 कितना हो जाएगा k, और y2 कितना है -8, y2 कितना है -8, और प्लस m2 कितना है 1, और y1 कितना है आपका y1 है जो है कि 10 गुणे 10 बटे m1 के जगह पर k प्लस 1। अब इसको तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए और इसको हल कर लेंगे तो मान निकल जाएगा। तो ये देखिए, ये करिए, k में -4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -4k, और प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा, और इसमें जो है कि क्या कर देंगे बराबर क्या है 3 इंटू के, तो 3k, और ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो -6। अब जो है कि इनको जो है कि एक साइड ले लेते हैं और इनको एक साइड ले लेते हैं। तो देखिए कोई भी जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, तो उसके अनुसार जो है कि हम इसको हल कर लेते हैं। तो क्या करते हैं 3k को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो -4k, और ये 3 आ जाएगा तो -3k बराबर -6 पहले से है, और ये -4 इधर गया है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा +4। अब इसको क्या कर लेंगे, के का मान जो है कि अब इसको क्या कर लेंगे -7k बराबर -2, माइनस माइनस दोनों ओर से हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7k बराबर 2, तो k बराबर क्या आ जाएगा 2/7, के बराबर कितना आ गया 2/7। और इसी तरह से इसका भी करेंगे तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात अगर देखेंगे के और 1 के अनुपात में माने हैं तो k/1 कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा अनुपात बराबर 2/7 आ जाएगा। इधर से भी करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए आप क्या करेंगे 6 से इसमें गुणा कर लीजिए, तो 6k + 6 बराबर ये k में -8 से गुणा करेंगे तो -8k, और जो है कि ये +10। अब k को इधर ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 6k, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8k बराबर ये क्या हो जाएगा 10 पहले से है ही है, और ये 6 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस ये 6 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर भी 14k बराबर 4, और k बराबर क्या आ जाएगा 4/14, ये भी कट करके कितना आ गया 2/7। तो अनुपात किस अनुपात में बांटेगा, तो ये जो है कि 2 संबंध m1 m2 का मान निकल गया, जो हमने m1 को जो है कि k माना था और m2 को 1 माना था, तो इसका अनुपात 2/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट इस तरह से सवाल आते हैं और स्टेप वाइज करते जाएंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है कि ये सवाल आसानी से हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि ये भी बहुत प्यारा सा सवाल है, जो आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे, पढ़े हैं, आप इसे अवश्य जो है कि कर ले जाएंगे। देखिए सवाल सुनिए, क्या कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 2 3 B 4k व C 6-3 संरेख है, तो k का मान क्या करना है ज्ञात करना है। इस प्रश्न में ये दिया है, ये भी एक सवाल
निर्देशांक ज्यामिति का है। संरेख का क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज बनाना है जो संरेख हो जिनका क्षेत्रफल 0 होता है। तो 0 कब होगा? जब तीनों एक सीध रेखा में होंगे, तभी जो है कि उस तीनों बिंदु का जो ये कह रहा संरेख है तो इसका जो है कि क्षेत्रफल 0 होगा। तो संरेख का मतलब कि उसका क्षेत्रफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो इस तरह से जो है कि हम इसको देखते हैं कि ये 3 बिंदु हम एक ही रेखा पर लेंगे तभी जो है कि, नहीं तो अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर लेंगे तो ये जो है कि संरेख न होकर के इसका क्षेत्रफल अवश्य आएगा। तो इस तरह से संरेख को सिद्ध करना है कि ये संरेख है। तो संरेख के लिए हम क्या करेंगे कि पहले ये रेखा खींच लेते हैं, तभी जो है कि इसका जो है कि क्षेत्रफल 0 होगा। तो ये देखिए, ये ये आप लोग को समझा रहे हैं। ये एक रेखा आपने खींच लिया, ठीक है, और रेखा का ही ये बिंदु तीनों को इसी पर रखना है, तभी ये आपका जो है कि संरेख सिद्ध हो पाएगा। तो अब देखिए, ये बिंदु ए मान लिया, एक को बिंदु ए मान लिया, और इसी तरह से जो है कि बीच में कहीं बी को मान लेते हैं। ये बी हो गया और ये सी हो गया। और तीनों बिंदु का निर्देशांक सवाल में आपका दिया हुआ है। तो उस सवाल की स्थिति से आप लोग जो है कि देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ए पर है 2, 3, बी पर है 4 और के, और इसी के का मान ज्ञात करना है। और सी बिंदु का है, सी बिंदु का निर्देशांक दिया है 6 - 3, ये जो है कि दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि ये संरेख है, यानी एक सीधी रेखा में है, तभी इसका क्षेत्रफल 0 होगा, अन्यथा इसका क्षेत्रफल 0 नहीं होगा। तो संरेख होने के लिए अब हम इसको क्या मान लेते हैं? इसको x1 y1, जो ये 2 x1 के बराबर होगा और y1 3 के बराबर होगा, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं? x2 y2, और ये क्या हो जाएगा? x3 और ये y3। ये जो है कि तीनों बिंदु का जो है कि आपका मिल गया। अगर बिंदु संरेख हैं तो क्या होगा? अब यहाँ पर लिखेंगे, यदि, आप देखते रहिए, यदि बिंदु ए, बी, सी संरेख है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये त्रिभुज क्या बनेगा? तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0 के आएगा। तो हमको इस सवाल में इसका जो है कि निकालना है और के का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आप लोग को फार्मूला याद होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? अब आप लोग को जो है कि पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग इससे जो है कि अवश्य जो है कि कर सकते हैं। तो इसके जो है कि कोऑर्डिनेट में जो है कि क्या होता है? 1/2 बड़ा कोष्ठ ले लीजिए। अब इसमें जो है कि x1 का जब लेंगे तो इन दोनों का मान ले करके चलेंगे। तो इस तरह से जो है कि हम जो है कि इसका फार्मूला लिख लेते हैं, x1, और इसके इस मामले में से अब कोई मान नहीं लेंगे। अब ये जो दोनों बचा हुआ है इसमें से ये हम क्या कर लेंगे? y2 - y3, यानी इस बिंदु को छोड़ करके। तो यहाँ पर ये y2 है, तो y2 - y3 ये x1 के लिए हो गया। अब जो है कि इसके आगे अब इस बिंदु को लेंगे तो इसका जो है कि न लेकर के y इसका और इसका लेंगे, a और c का लेंगे, ठीक है। तो प्लस x2 बराबर कोष्ठ में y3 - y1, ये हो गया, ये कोष्ठ में बंद हो गया। अब अगला एक और बचा है, प्लस x3
यानी ये बिंदु लेंगे तो अब इधर का दो बिंदु का मान हम लिखेंगे। तो इसमें क्या लिख लेंगे, y1 माइनस y2, बड़ा कोष्ठ बंद कर दीजिए। अब ये आपका फार्मूला हो गया और इसमें सबका मान आप रख दीजिए तो आपका मान आ जाएगा के का। तो आप इसमें देख लीजिए कि हम यहाँ पर पहले ही बताया, ये आपको समझा दिए थे कि x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3, उसके नीचे हमने जो है कि ये मान करके लिख दिया है। तो अलग से हम अब सीधे अब मान रखते हैं, बराबर 1/2, x1 के जगह पर क्या रखना है 2, और इस कोष्ठ में क्या रख दें 2 गुणे, क्योंकि 2 का गुणा पूरा में है y2 और माइनस y3 का जो मतलब कि मान आएगा उसमें गुणा होना है। तो y2 कितना है, y2 कितना है 4 प्लस 4 माइनस के, ये हो गया। ये x1 बराबर 2 और y2, एक मिनट, इसमें जो है कि y2 कितना हो जाएगा, ये है y2 k है, तो इसमें k और माइनस y3 कितना है -3, ये आपका ये क्वेश्चन हो गया, प्लस x2 का मान कितना है 4, और इसमें जो है कि y3 माइनस y3 कितना है y3 -3, यहाँ पर 4 हो गया तो -3, और इसमें जो है कि इसका y1 कितना है 3 है, 3 और बीच में ये आपका हो गया ये y3 का मान कितना आया है, यहाँ से -3, और जो है कि y1 का मान कितना है 3, ठीक है, प्लस x3 का मान कितना है, x3 का मान 6 है, कोष्ठ में y1 का मान कितना है 3, और माइनस y2 का मान कितना है k। ये आपका जो है कि सबका मान रख दिया गया। अब इसको आप हल कीजिए। अब इसको 1/2 बड़ा कोष्ठ में 2, और ये k और माइनस क्या हो जाएगा k+3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा +4, -3 और -3 कितना हो जाएगा -6, -3 और माइनस कितना हो गया -6 हो गया। और जो है कि अब इसको क्या करेंगे, इसका कर देंगे +6 k 3 माइनस k। अब अगली लाइन में हम इसका जो है कि गुणा कर देते हैं, तो ये 1/2 तो बाहर ही रहेगा, और ये 2k +6 प्लस, और ये माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 24 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा माइनस +4 और -6 का गुणा करेंगे तो -24, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा +6 से मैं 3 का गुणा करेंगे +18 हो गया, और ये जो है कि -6 के हो जाएगा -6 के हो गया। ये आपका ये इसका जो है कि हमने हल किया तो ये मान आपका आ गया। अब इसको जो है कि सरल करते हैं तो क्या आ जाएगा, सरल करते हैं तो देखिए क्या आएगा, तो ये -24, और ये तो एक लाइन लिख लेते हैं, तो ये 2k और ये 2k -6k, और ये जो है कि -24, और ये +6 और ये +18, ये +24, ये जो है कि
का मान किसके बराबर होना चाहिए? ये त्रिभुज का मान हमने 0 माना था, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज का मान जब 0 आएगा तभी ये सबका बराबर 0 चल रहा है, बराबर 0। यहाँ भी सूत्र में 0 लिखेंगे, कब? जब ये संरेख है। अब जो है कि इसको देखिए, ये 24 और ये 24 प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ आपको हल करिए, क्या बचा? 1/2, यहाँ पर -4k बराबर 0। अब 2 का इधर गुणा करेंगे 2 का 0 में, तो क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। तो -4k बराबर 0। तो k का मान कितना आ जाएगा? k का मान भी 0 के बराबर आ जाएगा। या 2 से यहाँ से भी 2 को काट देंगे तो भी हो जाएगा। तो या इधर डायरेक्ट हमने गुणा कर दिया, तो ये -4k बराबर, अर्थात k बराबर क्या हो जाएगा? 0/-4, अर्थात k बराबर 0/-4। और क्या हो जाएगा? k बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि किसी संख्या में 0 में किसी संख्या से भाग देंगे, प्लस या हो माइनस हो, तो उसका मान 0 ही आएगा। तो इस सवाल में जो है कि आप देखिए कि सवाल ने पूछा था k के किस मान के लिए, तो ये बिंदु संरेख हैं, तो ये संरेख हैं, तो इसका क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। तो हमने जो है कि ये आपको 0 करते हुए फार्मूला में रख करके कर दिया। तो k का मान कितना आ गया? तो k का मान बराबर 0, ये आपका आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, और इस तरह का सवाल आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, केवल आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। देखिए स्टूडेंट, अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा है और ये परीक्षा में भी पूछा जाता है, और आप लोग इस सवाल को भी प्रैक्टिस कीजिए। कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, योगफल 244 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये जो है कि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि इसके बाद जो है कि लघुत्तरी और का कोई वीडियो नहीं आएगा, इसलिए लघुत्तरी सारे कराएंगे, और आप लोग इसे अवश्य देखिए, सारे सवाल को प्रैक्टिस करके जाइए। तो इसमें जो है कि हम क्या करेंगे? माना 2 क्रमागत संख्या कह रहा है, तो क्या लिखेंगे? माना पहली क्रमागत संख्या, क्रमागत धनात्मक संख्या x है। x को मान लिया, माना पहले क्रमागत धनात्मक संख्या, तो दूसरी धनात्मक क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? 2 क्रमागत संख्याओं की बात हो रही है, तो सम संख्या कह रहा है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का, तो ये एक सम संख्या हो गया, क्रमागत धनात्मक सम संख्या क्या है? x है, ये x है। तो दूसरी क्रमागत धनात्मक सम संख्या क्या हो जाएगी? क्रमागत है, तो जब भी क्रमागत विषम या सम पूछेगा तो उसमें 2 जुड़ेगा। तो यहाँ पर पहली सम संख्या x है, तो अगली धनात्मक क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगी? x+2। ये जो है कि 2 संख्याएं हमने जो है कि मान लिया, एक को x और दूसरी धनात्मक सम संख्या x+2। अब प्रश्न के अनुसार जो है कि हम इसको क्या कर लेंगे? प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो लिखें यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि पहली संख्या धन दूसरी संख्या का, पहली संख्या का वर्ग कर दीजिए, और यहाँ दूसरी संख्या का वर्ग कर दीजिए, x+2 का वर्ग। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का वर्गों का योग, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? x² हो जाएगा, और इसका वर्ग कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? इसके बराबर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्योंकि इसी लाइन में हम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x² + 4x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है कि a+b के आधार पर हम इसको हल कर सकते हैं, और ये इसका उत्तर आ जाएगा। अब जो है कि अब इसको यहाँ क्या कर देंगे? x² +
एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x बराबर कितना दिया है, योगफल 244, वर्गों का योगफल 244 के बराबर है। तो ये हमने लिख दिया। अब इसको जो है कि थोड़ा क्रम से कर लेते हैं और एक साइड कर लेते हैं। इसको भी पक्षांतर इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिल करके कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस ये 4x लिख लेंगे यहाँ पर, और इसको क्या लिख लेंगे, 4 प्लस है ही है तो प्लस 4, और ये 244 इधर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस 244 बराबर 0। अब इसको क्या कर लेते हैं, अब इस संख्या को जो है कि हम इसमें जो है कि क्या कर लें, 2 से भाग कर दे, क्योंकि सबसे छोटी संख्या ये 2 है तो 2 से भाग कर देते हैं। और यहाँ पर ये घट करके देखिए 240 आ जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये माइनस 120 बराबर 0। ये क्यों आया, 2 से भाग दिया गया, भाग देने पर ये 2 से भाग दे दिया गया तो ये आ गया। अब इसको जो है कि हमें हल करना है। अब इसको इस तरह से हल करना है कि 120 का ऐसा गुणनखंड करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनखंड 120 आए और उनका योगफल क्या आ जाए, जो है कि +2 के बराबर आ जाएगा। तो 120 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 12 और 10 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x, क्योंकि प्लस में लाना है, और माइनस 10x माइनस 120 बराबर 0। अब इसमें जो है कि इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। तो x और प्लस 12 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -10 कॉमन हो जाएगा। तो x प्लस 12 यहाँ पर भी हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 0। अब एक को जो है कि कोष्ठ में कर देते हैं, तो x - 10 और एक कोष्ठ में हो गया x प्लस 12 बराबर 0। ये आपका हो गया। अब इसको जो है कि हम क्या कर लेंगे, अब एक को 0 के बराबर करेंगे, तो x - 10 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10, और यहाँ x प्लस 12 बराबर 0। तो x बराबर -12, जो कि कोई संख्या नकारात्मक नहीं होती है, इसलिए ये नहीं होगा। तो संख्या क्या हो गई, तो पहली संख्या हमने क्या माना है, x बराबर 10 है, तो पहली धनात्मक क्रमागत सम संख्या x बराबर 10, और दूसरी को क्या माना गया था, दूसरी संख्या को, दूसरी सम संख्या को, ये जो है कि x + 2 बराबर, तो 10 + 2 बराबर 12। तो आपका आंसर आ गया 10 और 12। ये संख्याएं जो है कि आपका जो है कि कितनी आ गई, 10 और ये 12, ये संख्याएं आपका आ गई। अब आइए अगला सवाल हम देखते हैं। सेम वैसे ही सवाल है कि 2 ऐसे क्रमागत विषम संख्या, वहाँ पर सम माना गया था, देख लीजिए, 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। इसमें कह रहा है कि इनके वर्गों का योगफल जो है कि 290 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेम वैसे ही कर लीजिए। इसमें जो है कि हम आप लोग को ज़्यादा जो है कि समय नहीं लेंगे, जल्दी से हम जो है कि मान करके कर दे रहे हैं। तो आप जो है कि इस प्रश्न को क्या लिखेंगे, सेम वैसे ही करेंगे। माना धनात्मक क्रमागत विषम संख्या क्या x है, ये पहली हो गई। तो दूसरी धनात्मक क्रमागत विषम संख्या
इसमें भी हमने क्या कहा था कि जब भी सम पूछे या विषम पूछे तो दोनों का डिफरेंस 2 ही होगा, तो x + 2 हो जाएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि पहली संख्या 1 लेते हैं तो दूसरी विषम संख्या क्या आ जाएगी, 3 आएगी। 3 लेते हैं तो 3 में +2 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। उसी तरह से वहाँ पर 2, 4, 6, तो 2 का अंतर है यहाँ पर 1, 3, 5, 7 का में किसने का अंतर हो रहा है, 2 का। अब उसी तरह से इसमें भी कर लीजिए कि इसमें भी कह रहा है कि उन जिनके वर्गों का योगफल, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, पहली संख्या का वर्ग और ये दूसरी संख्या x + 2 का वर्ग, ये दोनों कर देते हैं तो ये x² हो जाएगा और ये x² + 4x + 4 ये आपका हो गया। अब ये कह रहा है दोनों के वर्गों का योग कितना के बराबर है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, x² + x² + 4x और +4 बराबर कितना दिया है, 290 के बराबर दिया है। ये 290 के बराबर दिया है। अब 290 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x² + 4x और ये +4 और -290 बराबर 0 के हो गया। अब इसको क्या कर लीजिए, 2 और 2 से भी भाग दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2x² + 4x -286 बराबर 0। अब यहाँ पर भी क्या कर दीजिए, 2 से भाग देने पर दोनों साइड में देना है, तो इस साइड भी देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, x² + 2x -143 बराबर 0। अब यहाँ पर भी फिर उसी तरह से आ गई संख्या 143 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जिसका गुणनफल 143 आए और इनके जो है कि संख्याओं का योग करेंगे तो कितना आ जाए, 2 के बराबर आ जाए। तो इसका हम क्या कर लेंगे, 143 बराबर क्या हो जाएगा, 13 × 11 और इसको जो है कि एक को जो है कि माइनस कर लेंगे, -11। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, x² + 13x और -11x -143 बराबर 0। अब इसको क्या कर लेंगे कि यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, x, तो x + 13 एक संख्या एक कोष्ठ में हो गया और यहाँ माइनस फिर क्या करेंगे, 11 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, x और ये प्लस क्या हो जाएगा, 13। देखिए दोनों कोष्ठ में जब तक मान बराबर आएगा तो समझिए सही है, नहीं आ रहा है तो गलत है। अब क्या हो जाएगा, x - 11 एक कोष्ठ में और एक कोष्ठ में x + 13 बराबर 0, सबके बराबर 0 आ रहा है। अब जो है कि इनको जो है कि क्या ले लेंगे, तो x एक एक करके x - 11 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, 11 और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, x + 13 बराबर 0, तो x बराबर -13। तो कोई संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, तो ये आपका जो है कि कोई संख्या लिख देंगे, कोई संख्या ऋणात्मक नहीं होती है तो ये नहीं होगा मान, ठीक है। तो x बराबर 11 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 11 + 2 बराबर 13। अब 13 का दोनों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 290 के बराबर आ जाएगा। 13 का वर्ग करेंगे 169 और 11 का वर्ग करेंगे 121। तो ये संख्याएं क्या हो जाएगी, संख्याएं बराबर 11 और 13, ये आपका आंसर हो गया। ये प्रश्न दोनों ही बहुत ही एक ही टाइप के थे, इसलिए एक जगह पर आप लोग को हल करा दिया गया, एक प्लस का एक माइनस का। अगला सवाल है, देखो स्टूडेंट, ये कह रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तथा संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है।
सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा सवाल का हम फिगर बना लेते हैं, उसके बाद आप लोग इसे देखेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। वैसे तो जो है कि आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा। देखिए ये आपका जो है कि एक ये शंकु बना रहे हैं हम, ठीक है। शंकु का ये क्या होता है, ये वृत्ताकार होता है, ये वृत्ताकार होता है। अब इसमें कह रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये होगा, ये जो आ रही है ये तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, जिसको हम एल मानते हैं, और ये यहाँ तक होगा, ठीक है। तो एल बराबर कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि ये इसका सेंटर होगा, इसका सर्कल का, और इस पर जो है कि ये इसकी कौन सी ऊंचाई हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हो जाएगी, जिसको कि हम एच मानते हैं। और ये दूरी जो है कि ये क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। और यही आर पूछ रहा है कि ये आर कितना होगा, और तिर्यक ऊंचाई भी दे दिया है। तो हमको जो है कि यहाँ से क्या निकाल लेना है, इसके जो है कि, और इसका संपूर्ण पृष्ठ दे दिया है, किसका, ये जो है कि शंकु का, जो ये शंकु बना है लंब वृत्तीय शंकु, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया है आपको, 90 बराबर 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। अब सेंटीमीटर स्क्वायर बाद में हम लिख लेंगे, लेकिन 90 पाई के बराबर दिया है। और शंकु का क्षेत्रफल का सूत्र कितना क्या होता है, शंकु का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए। आप याद रखेंगे तभी सवाल बनेगा, अन्यथा ये सवाल बनेगा नहीं। तो शंकु का क्षेत्रफल जो है कि क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ, तो क्या होता है, पाई आर कोष्ठ में एल प्लस आर, ये होता है। और इसके बराबर किसके दिया है, इस चित्र के अनुसार आप देखिए, ये इसका मान कितना दिया है, 90 पाई के बराबर दिया है। तो हम इसका क्या कर लेते हैं, इसका बराबर 90 रख देते हैं। अब जो है पाई भी है, अब दोनों ओर से पाई काट दीजिए, ठीक है, दोनों ओर से पाई काट दीजिए। अब जो है कि आर कोष्ठ में कितना दिया है, एल का मान 13 दिया है, तो एल का मान रख दीजिए 13 प्लस आर बराबर 90। ये अब आपका मिल गया। अब इसको जो है कि अब क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 13 आर प्लस आर स्क्वायर, और 90 को भी इधर ले लेते हैं, तो इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -90 बराबर 0। अब जो है कि इसको क्या कर लेते हैं, अब इसमें जो है कि इसका जो है कि एक ऐसा जो है कि गुणनखंड तैयार करते हैं, जो इसका जो है कि मान 13 आर के, अब इसको हम क्रम से लिख लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस 90 बराबर 0। अब जो है कि हम 90 का ऐसा गुणनखंड करें जिसका गुणा करने पर 90 आए और इसका जो जोड़ घटाने पर +13 आए, तो क्या आएगा, तो 18 पचे 90, तो आर स्क्वायर प्लस 18 आर माइनस 5 आर माइनस 90 बराबर 0। ये आपका जो है कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से अब हम क्या ले लेंगे, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, आर प्लस 18, और यहाँ से -5 कॉमन ले लिए तो आर प्लस 18, ये दोनों बराबर 0 हो गया। तो एक में लिखेंगे आर माइनस 5 और एक क्वेश्चन में लिखेंगे आर प्लस 18, ये बराबर 0। अब दोनों का अलग अलग कर लेते हैं,
आर माइनस 5 बराबर 0, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 5। और यहाँ पर आर प्लस 18, आर प्लस 18 बराबर 0, और आर बराबर क्या आ जाएगा -18। जो किसी भी जो है कि शंकु का जो वृत्ताकार है उसका जो है कि रेडियस नहीं होगा, तो ये जो है कि ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये नहीं होगा। तो आर बराबर क्या हो गया, यानी त्रिज्या, किसका त्रिज्या पूछा रहा है, जो है कि इसके आधार की त्रिज्या किसका, लंब वृत्तीय शंकु का त्रिज्या, किसका, लंब वृत्तीय शंकु, आर बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर होगा। ये देखिए सवाल कितना जो है कि आसान है, लेकिन बिना प्रैक्टिस और बिना कुछ किए नहीं होगा। तो आर बराबर 5 सेंटीमीटर ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको होगा। पहले हम बताए थे कि ये समय लंबा लगेगा, ये वीडियो सारे जो है कि आपके ये लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जो 4 नंबर के आते हैं, ये 4 नंबर के पूरा कवर करा दे रहे हैं आज। दो संख्याएं क्रमशः 252 व 594 है, जिसका मसा 18 है, तो संख्याओं का लसा ज्ञात कीजिए। अब देखिए संख्या कितना दिया है, दो संख्याएं क्रमशः कितना है, बराबर 252 और 594 है। दो संख्या हो गया, पहली संख्या दूसरी संख्या इसी में हम मान लिए। मसा कितना दिया है, यानी महत्तम समापवर्त बराबर दिया है 18। लसा लघुत्तम समापवर्त पूछ रहा है, बराबर क्या होगा, तो हम सूत्र जानते हैं कि क्या लसा पूछा है ना, तो हम इधर इसी को पहले इधर ले लेते हैं। मसा गुणे लसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये सूत्र होता है। अब सबका मान रख दीजिए। मसा कितना दिया 18 गुणे लसा बराबर क्या दिया है 252 गुणे 594, ये आपका दिया है। तो लसा बराबर क्या हो जाएगा, लसा बराबर 252 गुणे 594/18। अब 18 से भाग दे दीजिए, तो इसमें भाग देते हैं 18 का 18 एक बार गया और 7 बचा, 18 चौक 72, ये 14 बार में ये आपका कट गया। 18 का 18 7 18 चौक 72। अब इसमें इसका गुणा कर दीजिए, तो 14 चौका 56 और 14 नवा 26 से और 5 1 ये 31 और 14 5 70 और 13 83 16, आपका ये आंसर आपका कितना आ गया 8316। तो इस संख्या जो है कि लसा कितना आ गया 8316, जो आपको पूछा था, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप सवाल अगर ऐसा आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। प्यारे स्टूडेंट, अगला सवाल देखिए। एक कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, इसके पहले एक और सवाल आया था, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें भी शंकु का आयतन पूछ रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं कि एक शंकु बना लेते हैं। ये आपका एक शंकु बन गया, ये आपका एक शंकु बन गया। थोड़ा सा जो है कि ये ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। ये एक शंकु बन गया और इसकी भी क्या कह रहा है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कह रहा है। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ये कितना दिया है h, इसको हम h मान लेते हैं। h क्या दिया है बराबर 5, और ये जो है कि ये यहाँ से यहाँ तक ये r है,
ये आर है। और जब तक आर नहीं निकलेगा तब तक जो है कि क्या होगा, इसका आयतन नहीं निकलेगा। ये आप फिगर फिर से देख लीजिए, फिगर थोड़ा सा चला गया था उधर। ये जो है कि ये क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है h बराबर 5 और ये शंकु है और ये शंकु का त्रिज्या है, r माने है। और ये जो है कि तिर्यक ऊंचाई होती है, लेकिन तिर्यक ऊंचाई से संबंधित नहीं पूछा है। यहाँ पर जो है कि केवल इसका परिधि दिया, किसका परिधि दिया है, ये जो है ये एरिया शंकु का, ये इसका परिधि दिया है। इसका परिधि क्या होता है, 2πr होता है। इसका हमने पढ़ा है वृत्त का जो है कि, तो इसका परिधि क्या होता है, 2πr होता है। ये चूँकि ये सर्किल है, वृत्त है, तो इसका जो है कि 2πr दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार का परिधि कितना है दिया है, बराबर 24 पाई के बराबर दिया है। और इसका त्रिज्या निकालना है हमको। जब तक त्रिज्या नहीं निकलेगा तो आयतन निकालना है। तो पहले जो है कि शंकु का आयतन बराबर क्या होगा, त्रिज्या क्या निकलेगा, त्रिज्या बराबर निकालेंगे तभी होगा। अब जो है कि हम जानते हैं कि क्या होता है वृत्त की परिधि, तो यहाँ से हम r पहले निकालेंगे तो हमारा जो है कि ये निकल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि, क्योंकि ये शंकु का नीचे का आधार बेस क्या है, ये वृत्ताकार है, तो इसी का लिखेंगे वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, ये जो है कि दिया हुआ है 24 पाई के, और वृत्त की परिधि के सूत्र क्या होता है 2πr बराबर 24 पाई के बराबर दिया हुआ है। अब पाई से पाई कट गया और r इधर बचा, इधर तो 2r बराबर 24, तो r बराबर क्या हो जाएगा 24/2 बराबर 12। अब ये r हमारा जो है कि निकल गया r। अब हम क्या लगा देंगे, शंकु के आयतन का सूत्र अब हम लगा देंगे। अब क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। और यहाँ पर h दिया है कितना, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हम छूट गया था, ऊंचाई h बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर मान रख दीजिए। देखिए मान रखेंगे तो 1/3 पाई का मान रख दीजिए 22/7, तो आपका मान निकालने में 22/7 गुणे r का मान कितना है 12 गुणे 12 गुणे 5, ये आपका हो गया। अब 3 से 1 12 कट गया, 4 हो गया। अब इन सब का गुणा करिए, इन सब का गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है, तो देखिए 12×5 = 60 और ये जो है कि क्या हो जाएगा 12×5 = 60 और 240 गुणे कितना हो जाएगा 28, ये 88 12×5 1 मिनट, देखिए ये 12×5 = 60 और 4 जो है कि क्या हो जाएगा 240 गुणे 22/7। ये सवाल रिपीट हो गया है, तो इसका भी उत्तर के आगे जाएगा। इसका गुणा करेंगे 240 में 22 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5280/7 बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, भाग करेंगे 754.28 जो है कि ये आयतन है, तो सेंटीमीटर घन। ये आपका सवाल रिपीटेड है, इसलिए जो है कि इसको समय नहीं देंगे। अगला सवाल पर आते हैं।
अगला सवाल कह रहा है कि यदि साइन 3a बराबर कास a माइनस 26 हो तो 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं क्या लिख देंगे इसको, कि हम लिखेंगे कि साइन 3a बराबर कितना दिया है, कास a माइनस 26, ये दिया हुआ है। अब साइन 3a को हम क्या लिख सकते हैं, कास 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो 90 माइनस 3a कर देंगे बराबर कास, क्योंकि साइन ए को हम कास 90 माइनस 3a कर देंगे, और इसमें क्या हो जाएगा a माइनस 26 ये हो जाएगा। तो यहाँ से कास कट गया। अब क्या बच गया, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब जो है कि अब हम क्या कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं 90 माइनस है और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 26 बराबर a, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 3a। अब ये क्या हो जाएगा, अब a वाले को इधर ले लेते हैं। अब 4a बराबर 116, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 116/4 बराबर 29 डिग्री। और 3a का मान न्यून कोण है, तो 3a का मान न्यून कोण है, तो 29 में a का मान 29 है, तो 3 से गुणा कर देंगे तो 3a एक न्यून कोण है। तो 29 गुणे 3 भी करेंगे तो क्या आएगा, 87, जो 90 डिग्री से कम है, तो ये न्यून कोण है। यही आप लोग को हल करना था। तो इस तरह से जो है कि ये जो है कि लघुत्तरी क्वेश्चन का जो है कि ये भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगला सवाल है, देखिए, कह रहा है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप कह रहा है, पूरा परिमाप नहीं कर रहा है। 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना है, 4 मीटर अधिक है। बाग की विमाएँ मतलब लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को भी जो है कि काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। आप लोग जानते हैं कि अर्ध परिमाप क्या होता है। परिमाप क्या होता है, 2x + y का गुणनफल होता है 2 कोष्ठ में x + y, तो ये अर्ध परिमाप है, यानी x + y के बराबर होगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना बाग की लंबाई x है, चौड़ाई कितने है, y है। ये हमने मान लिया और ये दोनों निकालना है। अब इसको जो है कि अब आप क्या करेंगे, ये x और y मान लिए हैं और क्या दिया है, अर्ध परिमाप दिया है। अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, अर्ध आयताकार बाग का अर्ध परिमाप क्या हो जाता है, x + y हो जाता है। और ये क्या दिया है, x + y बराबर दिया है 36, सवाल में दिया हुआ है। ये सवाल में 36 दिया हुआ है। इसको समीकरण हम क्या मान लिए, 1 मान लिए। चूँकि ये जो है कि सवाल में आपका ये दिया हुआ है कि अर्ध परिमाप 36 है और ये जो है कि x + y हमने भुजा को माना है, तो ये हो गया। अब बाग का अर्ध परिमाप दे दिया है। अब दूसरी शर्त कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या करेंगे, प्रश्नानुसार कर देंगे कि कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से कितना है, 4 अधिक है। तो हमने लंबाई को क्या माना था, तो x बराबर y + 4 कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 ये अधिक है, लेकिन इसमें जोड़ देंगे तो अब ये इसके बराबर आएगा। अब इसको भी हल कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x - y बराबर 4 आएगा। ये समीकरण
2 हो गया। अब ये समीकरण 1 और 2 हल को कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 और 2, ये 1 और 2 आपके सामने हैं, ये 1 है, ये 2 है। इन दोनों को हल करने पर अब क्या लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 लिख लीजिए, क्या है, x + y = 36, ये समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 क्या है, x - y = 4, ये समीकरण 2 है। अब इसमें क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ देंगे। तो ये एक y प्लस है और ये y माइनस है, ये कट गया तो क्या हो जाएगा 2x = 40। तो x बराबर क्या आ जाएगा 40/2 = 20। अब हम क्या रख देंगे, x = 20, समीकरण किसी में भी रख दीजिए, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, आपका मान आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर क्या आ जाएगा, तो देखिए एक समीकरण क्या है, x + y = 36 दिया है, x का मान 20 रख दिया प्लस y = 36, तो y बराबर क्या आ जाएगा 36 - 20 = 16। अब जो है कि लंबाई और चौड़ाई जो हम माने थे उसका क्या निकल गया, तो बाग की लंबाई x = 20 मीटर और चौड़ाई हम y माने हैं y = 16 मीटर। अब देख लीजिए इसका जो है कि अर्ध परिमाप करेंगे, जोड़ देंगे तो 20 और 16 जोड़ देंगे तो 36 आ जाएगा। तो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। ये आपको जो है प्रैक्टिस करके जाना है और सवाल में कुछ नहीं है, केवल जो कह रहा है उसके अनुसार आप करते जाइए, सवाल का उत्तर निकल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। यदि x बराबर नहीं है 4 के -4 के और x बराबर नहीं है जो है कि 7 के, ये -4 के और -7 के बराबर नहीं है, तो इसको अब हम लोग हल करते हैं। तो देखिए लिख लीजिए, पहले सवाल उतार लीजिए, सवाल आप उतार लीजिए। सवाल क्या कह रहा है कि सवाल कह रहा है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। अब क्या कर लेंगे, इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम यही हो जाएगा x + 4 एक कोष्ठ में और एक कोष्ठ में कर लेंगे x - 7। हाँ तो देखिए स्टूडेंट, ये जो है कि यहाँ पर ये इसका और इसका हमने एलसीएम ले लिया, एक कोष्ठ में ये एक कोष्ठ में ये, दोनों का गुणा कर दिया। तो इसका इसके साथ गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक कोष्ठ में आ जाएगा x - 7 और बीच में माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और इसका जो है कि इसके साथ करेंगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा x + 4 बराबर कितना का दिया है 11/30। अब इसको जो है कि कोष्ठ को तोड़ करके हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा x - 7 और ये माइनस है ये प्लस है तो -x हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा, बटे में आपका जो है कि क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर लीजिए तो ये क्या आ जाएगा x² + 4x हो गया, फिर -7x ये और -28 ये हो गया बराबर 11/30। अब देखिए ये x माइनस है और ये x प्लस है तो ऊपर क्या आ जाएगा -11 बटे, अब इसको हल कर लीजिए, क्या आ जाएगा x² और जो है कि ये 4x प्लस है और माइनस ये है तो ये क्या आ जाएगा x²
-3x -28 बराबर कितना हो जाएगा 11/30। अब दोनों साइड हम क्या कर लेते हैं, पहले देखते हैं कि 11 से भाग कर देते हैं। 11 से यहाँ कर देते हैं, 11 से दोनों ओर भाग करने पर ठीक है। 11 से ये क्या हो जाएगा -1/x² -3x -28 बराबर 1/30। अब तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए तो ये लिख दिए x² -3x -28 बराबर -30 -30 हो जाएगा। अब जो है कि इसको जो है कि पक्षांतर कर देते हैं, इधर ला देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x² -3x और -28 और ये आ जाएगा -28 + 30 बराबर 0। तो ये क्या आ जाएगा x² -3x + 2 बराबर 0। अब +2 का जो है कि ऐसा गुणनखंड करिए कि इसका गुणा करने पर 2 आए और जोड़ने घटाने पर -3 आए। तो इसको क्या लिख सकते हैं x² -2x -x + 2 बराबर 0। अब यहाँ से इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा x -2 और यहाँ से -1 कॉमन ले लिए तो x -2 ये हो जाएगा। अब जो है कि यहाँ पर जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग कॉपी में लगातार नीचे करिएगा, साइड में ना करिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन में x -2 है और एक क्वेश्चन में हो जाएगा x -1, ये बराबर 0 है। अब एक को ले लेंगे x -2 बराबर 0, तो x बराबर 2 और एक हो जाएगा x -1 बराबर 0, तो x बराबर 1। तो इसके मूल क्या हो गए, मूल जो एक का हम निकाल रहे हैं x का मान, तो क्या आ गया 2 और 1, 2 1 या 1 2 कोई भी लिख सकते हैं। तो इसका मूल जो है कि आपका ये 1 और 2 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं स्टूडेंट। अगला सवाल है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ये दीर्घ में जाएगा लेकिन हम इसे यहाँ पर हल करा दे रहे हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये जो है कि दो संख्याओं के वर्गों का, ये देखिए स्टूडेंट, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का क्या कह रहा है वर्ग, बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानते हैं कि माना, थोड़ा सा इसमें जगह कम पड़ेगा, माना संख्याएं x और y है, संख्याएं x व y है, ये मान लिया गया। और कह रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है, x को माना गया है। तो बड़ी संख्या x है किससे, तो इसका हम संकेत भी लगा देते हैं y। बड़ी संख्या x वो बड़ा है y से, तो दिया है क्या है हमारे सवाल में कि दोनों का वर्ग, दोनों यानी x और y का वर्ग क्या है, तो x का प्रश्नानुसार कर देते हैं यहाँ पर, यह दिया है यानी पहली संख्या का वर्ग, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, और ये जो है कि y का वर्ग। ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर यानी x का वर्ग माइनस y का वर्ग बराबर 180 दिया है। ये समीकरण 1 मान लिया हमने। अब जो है कि समीकरण 2 में कह रहा है
सवाल में दिया है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन सी है? y, y का वर्ग किसके बराबर है? बड़ी संख्या के 8 गुने। ये भी दिया है क्या दिया है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है? y है, y का वर्ग बराबर 8x, ये दिया है। ये जो है कि तो हम इसको क्या लिख लेंगे? वाई स्क्वायर बराबर 8x, ये समीकरण 2 हो गया। अब ये इस तरह से समीकरण 1 और 2 हमें मिल गया। अब क्या कर देंगे? वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी वाई स्क्वायर का मान इसमें रख देंगे तो हमारा जो है कि काम बन जाएगा। तो ये क्या रखेंगे? वाई स्क्वायर बराबर 8x का मान समीकरण किसमें? 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? अब जो है कि एक क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180, ये समीकरण 1 है। तो ये जो है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जगह पर क्या रख देंगे? 8x बराबर 180, ये हमारा जो है कि एक समीकरण मिल गया। अब इस समीकरण को जो है कि हम पक्षांतर कर लेते हैं और इसको जो है कि हम एक साइड कर लेते हैं। तो इसको जो है कि क्या कर लेते हैं? एक्स स्क्वायर, थोड़ा ऊपर बढ़ा लें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 180 बराबर 0। अब जो है कि 180 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है, जो ऐसा गुणनखंड करना है जिसका जो है कि गुणा करने पर 180 आए और प्लस माइनस करने पर जो है कि ये -8 के बराबर आ जाए। तो ये हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस कितना? 18x और प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। अब यहाँ से इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे? इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 18 और यहाँ प्लस 10 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 18 बराबर 0। अब जो है कि दोनों का मान अलग अलग कोष्ठ में कर लेते हैं। x प्लस 10 एक कोष्ठ में और एक कोष्ठ में x माइनस 18 बराबर 0। अब x प्लस 10 बराबर 0 तो x बराबर -10, ये जो है कि कोई संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए ये मान नहीं होगा। कोई संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। अब यहाँ पर x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ गया? 18। ये जो है कि हमने क्या माना था? जो है कि एक संख्या 18 है तो x को मान लिया था। अब थोड़ा सा हम इधर साइड में कर रहे हैं। स्टूडेंट, परीक्षा में आप लोग साइड में न कीजिएगा, आप लोग कंटिन्यूअस पेज के बदल दीजिएगा। अब जो है कि x बराबर 18 समीकरण किसी में रख लीजिए, 1 में रख लीजिए या 2 में रख लीजिए, किसी में रख लेंगे तो ये आपका मान आ जाएगा x बराबर 18। किसी भी समीकरण में रख लीजिए। तो हम समीकरण 2 में रखते हैं। 2 में रखने पर, 2 में रखने पर क्या आ जाएगा? तो 2 क्या है? जो है कि वाई स्क्वायर बराबर 8x है तो x का मान 18 रखना है तो वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणे 18 बराबर क्या आ जाएगा? 144। 144 हो गया तो वाई स्क्वायर का मान आया 144, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा? करणी में 144, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 12। तो इस तरह से जो है कि संख्याएं, दोनों संख्याएं कितनी हो गई? एक संख्या 18 और एक संख्या 12। तो संख्याएं क्या हो गई? एक 18 हो गया और दूसरा 12 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, आपका जो है कि ये सवाल आसानी से हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, अगला सवाल कर रहा है, एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार
एक समान आधार त्रिज्या के अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। अर्ध गोले पर क्या है? अध्यारोपित है। यदि अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान है तो शंकु का वक्र पृष्ठ समान है तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी लंबा है लेकिन अच्छा है। ये 6 नंबर में आएगा। ये सवाल आपको 6 नंबर में आएगा। तो इसको हम हल करते हैं। तो पहले चित्र के माध्यम से हम देखते हैं। तो ये कह रहा है कि एक शंकु है, अब उसी पर जो है कि अध्यारोपित है, किस पर? अर्धगोले पर। तो ये जो है कि अर्धगोला हम यहाँ पर पहले बना लेते हैं। ये आपका ये जो है कि अर्धगोला आपका है। ये अर्धगोला, ये आपका अर्धगोला है। ये चित्र हाथ से बना रहे हैं, थोड़ा सा जो है कि बन रहा है जैसे उससे जो है कि, और ये क्या है, और इस पर जो है कि ये इसका ये जो है कि ये है, ये अर्धगोला है। और ये क्या है? शंकु है। और शंकु की ये जो है कि ऊंचाई हाइट है, h है। और ये जो है ये एरिया, ये जो है क्या है? त्रिज्या r है। किसका? ये अर्धगोले का और शंकु के दोनों का जो है कि त्रिज्या जो है कि r है। तो कह रहा है कि और दोनों का कह रहा है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या है? दोनों बराबर है। तो क्या करना है कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या है? अर्धगोले का क्या लिखेंगे? वक्र पृष्ठ। और फिर जो है कि बराबर, क्योंकि इसका अर्धपृष्ठ और इसका जो है कि क्या है? दोनों को बराबर दिया है, वक्र पृष्ठ दोनों का बराबर दिया है। तो लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ। और ये दोनों के जो है कि बराबर है। और दोनों के जो फार्मूला होता है उसको हम लिख देते हैं। तो इसमें जो है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? स्टूडेंट आप लोग को पता होगा। तो इसलिए जो है कि इसको क्या कर लेंगे, अब इसका फार्मूला लिख लेंगे और इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो इसका अर्धगोले का क्या होता है? 2πr² बराबर, अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr करणी में h² प्लस r²। ये होता है, ये h है और ये r, इसका जो है कि स्क्वायर के बराबर होता है। अब जो है कि यहाँ से हम क्या कर लेंगे, जो है कि यहाँ से पाई और पाई क्या कर लेंगे? काट देंगे। और एक r, क्योंकि r भी दोनों में सेम है तो एक r और एक पाई, ये एक r कट गया। तो 2r बराबर क्या निकल गया? करणी में h² प्लस r²। ये हो गया करणी में। अब जो है कि अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड का वर्ग कर देते हैं। दोनों साइड का वर्ग करने पर तो ये वर्ग कर दिए तो 2r का वर्ग बराबर करणी में h का वर्ग प्लस r का वर्ग का होल वर्ग कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है कि 4r² बराबर h² प्लस r², ये हो जाएगा। अब जो है कि देखिए इधर r और h को जो है कि अलग अलग कर लेते हैं, एक साइड कर लेते हैं r को। तो क्या हो जाएगा? इधर ये आएगा r², तो 4r²
माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? अब 3r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर, ये आपका जो है कि ये निकल गया। अब दोनों का जो है कि हम क्या करेंगे कि इसमें किसी में अनुपात पूछ रहा है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो ये हम क्या कर देंगे, ये इसको जो है कि ऐसे ही रहने दें क्योंकि आर और एच में पूछ रहा है। तो अब ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बटे 3 का हो जाएगा। अब जो है कि अब दोनों को इस तरह से कर लेते हैं, इसके बटे तिरछा तिरछी गुणा आर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर 1/3 के हो गया। अब दोनों का जो है कि क्या कर लेंगे, वर्गमूल ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, आर बटे एच बराबर करणी में 1/3 बराबर 1/3 के बराबर हो गया। अब जो है कि आर संबंधी एच का अनुपात कितना हो जाएगा, तो अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात किसका किसका, ऊंचाई का, त्रिज्या और ऊंचाई का, ऊंचाई आर संबंधे एच बराबर क्या हो जाएगा, 1 संबंधे करणी 3, यानी 1 संबंधे करणी 3, ये आपका आंसर हो गया। तो यही सवाल कह रहा था, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये 6 नंबर में आता है, तो यहाँ पर आप लोग को हल करा दिया गया। अब आप लोग को जो है कि एक लॉन्ग वीडियो का क्वेश्चन आएगा। मैंने धीरे धीरे जो है कि समय लिया, लेकिन आपको आई होप करते हैं कि आपको ये सारे सवाल समझ में आया होगा। और आगे के वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही रहेंगे, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस का रहेगा और युग्मक समीकरण का रहेगा। तो इस तरह से जो है कि और मेंसुरेशन का भी एक रहेगा। तो इस तरह से जो है कि अगली वीडियो जो है कि आपको जो है कि प्रोवाइड करा दी जाएगी। और इस तरह से इस प्रश्नों को जो है कि आप लोग आसानी से जो है कि बार बार प्रैक्टिस करेंगे, देख करके कैसे बताया गया, कैसे समझाया गया है, तो उसे आप लोग जो है कि लाभ उठाइए और परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कीजिए। और थोड़ा सा भी जो है कि इसमें प्रश्न को अगर नहीं पूछता है या अंक डिजिट चेंज करता है, सवाल तो जरूर पूछेगा, अवश्य पूछेगा। हो सकता है इसका केवल अंक बदल दे, मान बदल दे, तो लेकिन फार्मूला लगाने का और हल करने का विधि यही रहेगा। तो इस तरह से आप लोग इसे अच्छी तरह से तैयार कीजिए। और आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि आगामी 21 फरवरी को होने वाले गणित के पेपर में आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये प्रश्न आता है तो आप जो है कि 100% अंक प्राप्त कीजिए और ये सारे सवाल को सही हल कर दीजिए।